हर भाषा में सिनेमा पर अब लिखा जाने लगा है, पर हिंदी में सिनेमा पर लिखने की शुरुआत अभी 30-40 साल से ज़्यादा नहीं हुए तब से हुई। पहले जो सिनेमा पर खासतौर से हिंदी और हिंदुस्तानी सिनेमा पर जो लिखा जाता था उसको बहुत महत्व नहीं दिया गया, वह बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाशित भी नहीं हुआ। मगर 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में इसकी शुरुआत हुई और हिंदी सिनेमा पर जो सबसे महत्वपूर्ण किताबें आईं, जो बहुत आत्मीय ढंग से लिखा गया, जो बहुत गंभीरता पूर्वक लिखा गया, उन लिखने वालों में मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो सबसे गंभीर नाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, वह शरद दत्त का है। शरद दत्त कोई अनजाना नाम नहीं है, पर इसलिए आप उसे अनजाना नाम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना प्रचार कभी नहीं किया। उन्हें जिस तरह अहमियत मिलनी चाहिए थी वैसी अहमियत मिलते मैंने देखा नहीं। हालांकि उनके नाम के साथ बड़े बड़े किस्से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी ऐसी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जो शायद ही किसी दूसरे सिनेमा पर लिखने वाले के नाम के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें एक बार नहीं 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, 2 किताबों के लिए, उनकी 2 जीवनियों के लिए। एक जो उन्होंने कुंदनलाल सहगल पर लिखी, कुंदनलाल सहगल की जीवनी जिसका नाम उन्होंने रखा कुंदन, और दूसरी हिंदी फिल्म संगीत को रूपाकार देने वाले संगीत निर्देशक अनिल विश्वास की जीवनी। संभवतः सन 2000 में या 2001 में उन्हें इसके लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। ऋतु आए ऋतु जाए, और उसके साल 2 साल बाद ही जब उनकी सहगल की जीवनी पर किताब आई कुंदन, तो उसके लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक। ये दोनों ही पुस्तकें सबसे पहले सारांश प्रकाशन के मोहन गुप्त साहब ने प्रकाशित की, फिर इनका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, कुंदन का मराठी में भी अनुवाद हुआ, और लोगों ने उस मर्म को समझा, लोगों ने उस वर्चस्व को समझा जो सिनेमा ने सांस्कृतिक जगत में हासिल किया है, जिसे बुद्धिजीवियों ने, खासतौर से हिंदी के बुद्धिजीवियों ने बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। शायद वो समझते थे या समझते हों कि यदि सिनेमा को बहुत अधिक महत्व मिलेगा तो हम कुछ फीके पड़ेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि सिनेमा ने जो भूमिका अदा की है, खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वैसी भूमिका आवाम के बीच किसी अन्य कला माध्यम ने अभी तक अदा नहीं की। शरद दत्त की ये दोनों किताबें, ये दोनों जीवनियां प्रशंसा की उतनी मोहताज नहीं है जितनी इस बात की ज़रूरत है कि उन्हें तहे दिल से पढ़ा जाए,
समझा जाए कि अनिल विश्वास ने कितने गहरे काम किए हैं। अनिल विश्वास ने सिर्फ संगीत रचनाएं नहीं की हैं, उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की हैं। उन्होंने अनेक गज़लों के बंगला में अनुवाद किए, जिसमें अमीर खुसरो की भी गज़लें हैं और मीर तकी मीर की भी। उन्होंने अपने आरंभिक जीवन में कैसे क्रांतिकारी पथ पर चलकर नौजवानों को प्रेरित किया, कैसे उन्होंने आगे हिंदुस्तानी सिनेमा के संगीत को पारंपरिक संगीत से अलग किया और उसको एक महत्वपूर्ण जगह दी। कैसे आगे चलकर आने वाले लोगों ने हिंदी सिनेमा के संगीत को इस तरह विकसित किया कि आज भी जब हिंदी सिनेमा के संगीत में हल्ला गुल्ला के अलावा बहुत कम कुछ बच पाया है, तब भी संगीत की धारा सूखी नहीं है। वह विकृत होती भले दिख रही हो, किंतु उसकी जिजीविषा अभी और उन्मत्त हो रही है और जाग रही है। रूप बदला करते हैं, मगर इस बदलते हुए रूपों के साथ जो शरद दत्त ने लिखा है, खासतौर से उन्होंने जो संगीत पर लिखा है, जो आज से लगभग 40 साल पहले 1988 में उन्होंने जो संगीत के ऊपर लिखा था, संगीत के बदलते स्वरूप पर लिखा था, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में लगातार छपा था, उसको पढ़े जाने की जरूरत है। यह आश्चर्य की बात मैं बतला रहा हूं कि उल्लेख नहीं हुआ इस बात का कहीं, जिस ताकत से होना चाहिए था कि उन्होंने 1, 2, 10, 20, 150 नहीं, 350 वृत्तचित्र बनाए। ऐसा एक भी शायद महत्वपूर्ण फिल्म संगीतकार नहीं होगा जिस पर शरद दत्त ने वृत्तचित्र ना बनाया। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में, यदि आप साहिर लुधियानवी और दिलीप कुमार पर बनाई गई उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो आपको लगेगा ये तो संपूर्ण फिल्में हैं। और जैसे कथा फिल्म बनाई जाती है, वैसे उन्होंने दिलीप कुमार की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और मुझे लगता है कि इस बात को अगले साल जब दिलीप कुमार की जन्म शताब्दी मनाई जाए, तब वह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए दूरदर्शन पर। प्राइवेट चैनल्स को दिखाना चाहिए कि कैसे एक आदमी ने बताया कि एक कलाकार कैसे कलाकार के रूप में स्थापित होता है, आगे बढ़ता है और उसका क्या हुनर होता है। शरद दत्त ने लगभग 350 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और विविध विषयों पर बनाई। भारतीय सेनाओं पर, भारतीय सेनाओं के हर अंग पर, चाहे वो हवाई सेनाएं हों, हवा में उड़ान भरने वाले, पहली जो उनकी डॉक्यूमेंट्री थी, जो पहली दूरदर्शन की रंगीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्हीं ने बनाई थी। चाहे थल सेनाओं की डॉक्यूमेंट्रीज हों, चाहे जल सेनाओं की डॉक्यूमेंट्रीज हों, उन्होंने 50 से ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। खुशवंत सिंह के साथ उन्होंने वर्ल्ड ऑफ नेचर 13 एपिसोड का सीरियल बनाया। उन्होंने सैकड़ों साल मुहावरे की जुबान में 30, 35, 40 साल प्रत्यक्ष जबान में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की दूरदर्शन पर डॉक्यूमेंट्रीज की, क्षमा करें, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, दूरदर्शन पर उन्होंने आंखों देखा हाल सुनाया। विविध तरह से विविध रूपों के काम उन्होंने किया है। और जैसा कि मैं उन्हें जानता हूं, बहुत ज़रूरी है कि उन्हें एक अवसर जरूर मिले कि वो एक कथा चित्र बनाएं
उनके पास ऐसी न जाने कितनी ही योजनाएं हैं, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वह है सादत हसन मंटो की कहानियों पर उनकी लिखी हुई पटकथा, जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं और अपने ढंग की फिल्म बनाना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि जब वो काम करेंगे तो वह अद्भुत होगा। उन्होंने ही हिंदी में सादत हसन मंटो को पेश किया। सादत हसन मंटो की संपूर्ण कहानियाँ, उनके लिखे सारे रेडियो नाटक, उनका लिखा एक एक शब्द उन्होंने जिस प्रकार खोजा और जिस प्रकार उसको संकलित किया, जिसमें भी सहयोगी थे बलराज मेहंद्रा साहब के, बलराज मेहंद्रा साहब और शरद दत्त ने मिलकर जिस प्रकार सादत हसन मंटो को हिंदुस्तानी पाठकों के लिए प्रस्तुत किया। हिंदी में दस्तावेज शीर्षक से यह पुस्तक 5 खंडों में विभाजित होकर राजकमल से छपी है, और आज भी उसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, और हर 2 वर्ष में एक बार उसका संस्करण अवश्य आता है। ऐसे काम करने वाले शरद दत्त को मैं समझता हूँ कि उनका जो कुछ सिनेमा पर लिखा हुआ है, खास तौर से उसको जरूर एक मुश्त होकर एक साथ पाठकों के सामने आना चाहिए। वे हिंदी सिनेमा के बड़े रसिक हैं, हिंदू सिनेमा के बड़े ज्ञाता हैं, और हिंदी सिनेमा को व्याख्यायित करने वाले एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। उनको पढ़ा जाना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए, और वे नए से नए लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, और उनके साथ उनका संवाद करने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका, उनसे मिलने जुलने का तरीका अद्भुत है। शरद दत्त की ये किताबें ज़रूर लोगों के सामने आएं, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।